जो चर्चाकार हैं उनमें डॉक्टर प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा, डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण, डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर अनिल शर्मा जो है मुख्य रूप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और चूंकि कुछ कार्यक्रम के प्रारूप में बदलाव हुआ है तो गुरु जी के आशीर्वचनों से कार्यक्रम शुरू होता रहा है, लेकिन आज वो मुख्य वक्ता के तौर पर हमारे आज साथ, भी शुरू मुझसे ही होगा। जी, आज भी मुख्य मैं ही वक्ता शुरू के तौर पर भी जुड़े हुए हैं सर हमारे साथ, तो उनकी दोहरी भूमिका है। और बीच बीच में जो मंच का संचालन का जिम्मा हमें, जिसमें मैं दिख रहा हूँ पोस्टर में, वो भी गुरु जी के ही जिम्मे है आज, क्योंकि किसी तरह की कुछ कठिनाई आ जा रही है प्रोग्राम को होने में, तो उस वजह से सारा भार आज गुरु जी पे रहेगा और हम लोग जो है सिर्फ सुनने का काम करेंगे। और बाकी वक्ता लोग का स्वागत करता हूं। और मैं ना ज्यादा समय लेते हुए सीधे मैं गुरु जी के पास चलता हूं और गुरु जी कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें और अध्यक्ष को आमंत्रित करें और बाकी वक्ताओं को भी क्रम से बुलाएंगे। वक्ता अपने समय का जरूर ध्यान रखेंगे कि हमारी जो 10 से 12 मिनट है उसके भीतर ही अपने वक्तव्य को निपटाने की कोशिश करें। धन्यवाद गुरु जी, आपका स्वागत है और बाकी सभी लोगों का स्वागत है। अब कार्यक्रम बहुत अभिनंदन आपका अनिरुद्ध कुमार। वास्तविकता ये है कि हम आज रविवारी अखाड़ा के इस क्रम में 14वीं मंजिल पर हम पहुंच रहे हैं। उसका सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार और सत्यभान स्याही न्यू बुक्स को जाता है। आज सबसे महत्वपूर्ण और प्रसन्नता की सूचना ये है कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जिनके हम साहित्य संसार पर बात करने जा रहे हैं, वो भी हमारी इस वार्ता को आज सुनेंगे। ईश्वर की कृपा से उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और आज वे हम लोगों की इस वार्ता को सुनने का प्रयास कर रहे हैं। आज की इस हमारी 14वीं वार्ता की श्रृंखला में अध्यक्षता करेंगी प्रोफेसर सुभदा पांडे। अब आप देखिए, नाम कहाँ से शुरू हो रहा है, जो शुभ को देने वाली है। ऐसी शुभदा पांडे जो मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़ राजस्थान में प्रोफेसर हैं, वो हमारी अध्यक्षता करेंगे। प्रायः मैं बीच में संचालन और संरक्षक के रूप में आया करता था, लेकिन आज मैं चूंकि 6 दिन से लगातार जयपुर में था, व्यवस्थाएं कुछ ठीक नहीं बन पाई। अनिरुद्ध जी ने कहा कि आज हमें दिक्कत हो रही है कुछ लोगों को ढूंढने में। मैंने कहा मैं तो हूं ना, अरुण होता है तो उदय होते ही अरुणोदय हो जाता है। मैं रहूंगा, मैं शुरुआत कर लूंगा। राजेश जी हमें मिल गए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ से और मथुरा के बीच हाथरस बहुत अच्छा हमारा नगर है, जहाँ काका हाथरसी, निर्भय हाथरसी, ये दोनों हिंदी जगत के बहुत प्रसिद्ध हस्ताक्षर रहे हैं। वहीं फूलचंद बागला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, जिसमें हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं राजेश कुमार जी। स्वागत करते हैं राजेश जी आपका। दूसरे वक्ता हैं डॉक्टर अनिल शर्मा, जो मेरे रुचि से हैं और गजलकार हैं। अखिल भारतीय साहित्य परिषद उसके अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। गजलों पर शोध कार्य किया है और मेरे साथ मेरे रुचि में मेरे प्रिय विद्यार्थी रहे हैं। आज का संचालन का कार्य अनिरुद्ध कुमार जी को करना है। दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार। मैं तो डॉक्टर भी नहीं लगाता, क्योंकि अपने प्रिय बेटों के सामने औपचारिकता नहीं चलती, इसलिए अनिरुद्ध ही कह देता हूँ। लेकिन फिर भी आज का संचालन वे करेंगे, क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक अनिरुद्ध और सत्यपान होते हैं। इन्हीं की संस्था है शाही न्यू बुक्स, के माध्यम से ये कार्यक्रम हम प्रति सप्ताह करते हैं। उधर हमारी एक हिमालय विरासत ट्रस्ट उत्तराखंड, जिसके तत्वावधान में हम प्रति सप्ताह हमारे यशस्वी
साहित्य साधक डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के साहित्य पर हम किसी न किसी एक कृति को लेकर चर्चा करते हैं। हम उनके 12 कहानी संकलनों पर बात कर चुके हैं और पिछले सप्ताह हमने उनके बहुत चर्चित खंड काव्य प्रतीक्षा पर बात की थी। आज से हमारी श्रृंखला शुरू हो रही है उनके काव्य संकलनों पर, और आज पहला काव्य संकलन जो आप लोग जिस पर वार्ता करेंगे वो है, जिसको विशेष रूप से मैं सम्मान देता रहा हूँ, जीवन पथ में। जीवन पथ में ऐसी छोटी छोटी कविताएं हैं जिन कविताओं का मूल है राष्ट्रवाद, जिन कविताओं का मूल है डॉक्टर निशंक की जिजीविषा, और सबसे बढ़कर उनके जीवन के संघर्ष, इन सबको लेकर ये छोटी छोटी कविताएं रची गई हैं। मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा और इसी काव्य संकलन की एक कविता जिसका शीर्षक है मैं। आपने बहुत लोगों के बायोडाटा देखे होंगे। बायोडाटा अंग्रेजी में कहते हैं, हम इसमें आत्म परिचय कहते हैं। इस आत्म परिचय में हम क्या करते हैं? मैं प्रोफेसर हूँ, मैंने इतनी इतनी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, मैं इतने विश्वविद्यालयों में परीक्षक रहा हूँ। लेकिन नहीं, इस कविता में डॉक्टर निशंक अपना जो आत्म परिचय देते हैं वो उनके पूरे जीवन का, पूरे काव्य का आधार है। मैं वो कविता आपके सामने रख रहा हूँ। वो लिखते हैं, मैं स्वयं उत्साह से भरा हूँ, मैं स्वयं उत्साह से भरा हूँ, निज के लिए नहीं मरता हूँ, निज के लिए नहीं मरता हूँ, काल स्वयं भी आ जाए मैं नहीं काल से डरता हूँ। और दूसरा छंद कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते हित, कर्मण्येवाधिकारस्ते हित, स्वयं बना मैं कीता हूँ, स्वयं बना मैं कीता हूँ, मैं संघर्षों की एक कहानी, मैं संघर्षों की एक कहानी, 100 बार मरा फिर भी जीता हूँ। तो आप वाह यहाँ वाह वाह। देखिए जिजीविषा, यहाँ देखिए जीवन, यहाँ देखिए संघर्षों की एक ऐसी श्रृंखला जिसे पर्वत से आने वाले कवि निशंक ने अपने जीवन में हर कदम पर झेला है, लेकिन गीता उसका जीवन बन गई है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये जीवन का मंत्र बन गया है। तो इसीलिए वो कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते हित, इसके हित में स्वयं बना मैं गीता हूँ। हम में से कितने जो गीता बन सकते हैं? कब हमने चाहा कि हम गीता बन जाएं? अरे गीता तो वही थी जो पराजित हृदय वाले अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में सुनाई, और सारा कैवल्य, सारी नपुंसकता, सारे हताशा दूर हो गई, और कर्म क्षेत्र में अर्जुन प्रवेश कर गया और विजयी हुआ। यही कहते हैं निशंक जी कि मैं स्वयं बना मैं गीता हूँ, मैं संघर्षों की एक कहानी, संघर्षों की एक कहानी, और 100 बार मरा फिर भी जीता। अब देखिए, कौन है ऐसा जो संसार में रोज नहीं मरता? हम रोज मरते हैं, पराजित होते हैं, लेकिन जीता का श्लेष आप देखिए, एक तरफ विजयी होना है, मैं विजयी भी होता हूँ और मैं जीता भी हूँ। मैंने जीवन को भी जिया है और मैं इन संघर्षों से जूझते हुए पराजित नहीं हुआ हूँ, मैं जीता हूँ। ये जो एक कविता है, ये कविता हमारे इस पूरे संकलन का आपके सामने एक परिचय बनकर आ जाती है। और इस परिचय में मेरे भूमिका लेखक प्रोफेसर हरि मोहन, जो आजकल शिकोहाबाद में एक निजी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, उन्होंने जब भूमिका लिखी तो उन्होंने जिन 4 पंक्तियों को चुना था वो युवाओं के लिए थी। युवाओं को एक संदेश देते हैं निशंक जी, कहते हैं, तोड़ सको तो तोड़ो बंधन, तोड़ सको तो तोड़ो बंधन, जो तुमको जकड़े हैं, जो तुमको जकड़े हैं, कर्म करो वह कारा तोड़ो, जो तुमको पकड़े है। तो आप देखिए, जकड़े और पकड़े, बंधन जकड़ता है, कारा पकड़ कर रखती है। अगर तोड़ना है युवाओं तो उन बंधनों को तोड़ो जिसमें तुम जकड़े हुए हो, तुम्हारी
जो रूढ़ियां चली आ रही हैं, जो तुम्हारे जीवन में ऐसी परंपराएं चली आ रही हैं जो खोखली हो गई हैं, तो फिर भी तुम उनमें बंधे हो। तोड़ना है तो उनको तोड़ो। एक कर्म का संदेश, एक संकल्प शक्ति, ये इन कविताओं का प्राण है। निशंक स्वयं लिखते हैं अपनी भूमिका में, मैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज हर दिशा में द्वंद्व है, आज हर दिशा में द्वंद्व है, आक्रोश ही आक्रोश है। जनता को गुमराह कर राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव दिखाने वाले कथित आदर्शवादी जातिवाद और क्षेत्रवाद के दलदल में फंसकर सत्ता की होड़ में बेगुनाह लोगों की हत्या करवाने में लिप्त हैं। स्वयं एक राजनीतिज्ञ होते हुए इतने बड़े यथार्थ को अपनी भूमिका में लिख देने वाला निशंक आज भी हमारे सामने उसी जीवट के साथ आया है। उन्होंने महसूस किया कि कोरोना की महामारी में लगभग 2 महीने से एम्स में भर्ती, जब उनसे पूछा गया कि क्या करें, 2 महीने से आप शिक्षा मंत्रालय नहीं गए, बड़ी विनम्रता के साथ नैतिकता का पालन करते हुए प्रधानमंत्री जी से कहा कि मैं इस समय स्वास्थ्य के कारणों से इस्तीफा देना चाहता हूँ, त्याग पत्र देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं न्याय नहीं कर पा रहा हूँ अपने उस पद के साथ जो पद आपने कृपा पूर्वक मुझे दिया है। हाँ, जब स्वस्थ हो जाऊं तो राष्ट्र के हित में जो भी काम आप देंगे सहर्ष करूंगा। और पहले व्यक्ति थे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जिन्होंने शिक्षा मंत्री के पद से स्वास्थ्य के कारणों से अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री को भेज दिया। अब आप सोचिए, आज कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो नैतिकता के आधार पर, जो अपने कर्तव्य का बोध होने पर अपने पद से त्याग पत्र दे। तो इसीलिए वे आगे लिखते हैं, मेरी इन कविताओं को कदम कदम पर गहरे जख्म मिले हैं। अब आप देखिए उनके आत्मकथन देखिए, मेरी इन कविताओं को कदम कदम पर गहरे जख्म मिले हैं, किंतु इन जख्मों को भी इन्होंने सहलाया है। एक तरफ जख्म मिलते हैं हम रोने लगते हैं, एक तरफ जख्म मिलते हैं हम निराश होकर बैठ जाते हैं, लेकिन निशंक कहते हैं मेरी कविताओं ने इन जख्मों को भी सहलाया है। तभी तो हंसते गाते मुस्कुराते जन जन ने इन्हें अपनाया है, हर व्यक्ति ने इन्हें अपनाया है। कभी घोर अंधेरी रातों की परवाह नहीं की, सदा प्रकाश दिया है। कभी वही होता है मित्रों जो स्वयं अंधेरे में रह ले लेकिन दूसरों को प्रकाश दे जाए, अक्षरों का प्रकाश। तो मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन उनकी 2-3 छोटी छोटी कविताएं आपके सामने इसलिए रखना चाहूंगा कि इनमें कवि के हृदय की वो आग है, जो आग आज मेरे युवाओं में होनी चाहिए। वो आग है जो मेरे देश के राष्ट्रवादी चिंतकों में होनी चाहिए। वो आग है जो मेरे उन विपक्षी राजनीतिज्ञों में होनी चाहिए जिन्हें अपने दल की तो सूझती है लेकिन राष्ट्र की नहीं सूझती। वो लिखते हैं, लीक लीक तो कायर चलते, लीक लीक तो कायर चलते, तुम वीर बनो पथ को जानो। लीक लीक तो कायर चलते, तुम वीर बनो पथ को जानो, तोड़ सभी कारा के बंधन, तुम बात सुनो मेरी मानो। क्या दिल को छूने वाली बात सरल शब्दों में बोधगम्य शैली में निशंक जी आपके सामने रख देते हैं। एक और रचना देना चाहता हूं जहां बहुत बड़ा दर्शन है, फिलॉसफी है, लेकिन बहुत सरल शब्दों में, अपने ही लोगों के बीच आज अजनबी हो गया हूं, अपने ही लोगों के बीच आज अजनबी हो गया हूं, स्वयं को ही ढूंढता आज स्वयं में खो गया हूं। हम लोग यही तो नहीं जान पाते हम क्या हैं। एक सन्यासी का प्रवचन चल रहा था, किसी ने पूछा, महाराज क्या बता सकते हैं मैं कौन हूं? सन्यासी ने कहा, यही तो शाश्वत प्रश्न है। जिस दिन तुमने जन्म लिया था, पृथ्वी पर आए थे, तुमने यही तो पूछा था, को अहम। कोई नहीं थे तुम अपनी भाषा में पूछ रहे थे को अहम, मैं कौन हूँ। और जिस दिन जाओगे तो तुम्हें उत्तर मिल जाएगा, सो अहम, मैं वही हूँ, वही तो हूँ, अपने ही भीतर तो हूँ, मैं बिंदु में ही सिंधु हूँ। यही कुछ आज निशंक जी उस कविता के माध्यम से कहते हैं, स्वयं को ही ढूंढता
आज स्वयं में खो गया हूँ। एक और युवकों के लिए रचना देना चाहता हूँ। भागना चाहता है तू, देखिए कहाँ संबोधन है। भागना चाहता है तू, पर भागेगा कहाँ। भागना चाहता है तू, पर भागेगा कहाँ। हर जगह धोखा है, बस धोखा है यहाँ। हर जगह धोखा है, पर धोखा है यहाँ। एक और छोटी सी कविता दे रहा हूँ। पीड़ा को देखकर जो लोग डरे हुए हैं, बिना मरे ही वे लोग मरे हुए हैं। आप देखिए, जो पीड़ा का स्वागत नहीं कर सकता, जो दर्द को सह नहीं सकता। अरे मीरा क्यों मीरा बन गई, पीर सही थी। कबीरा क्यों कबीरा बन गया, उपेक्षाएं सही थी। दर्द सहे थे संसार के समाज के, इसलिए बन गए। तो जो पीड़ा को सह लेता है, जो दर्द को सह लेता है, वही तो सच्चा वीर होता है। राणा सांगा ने, आप तो सुविधा जी जानती हैं, कितने जख्म सहने के बाद भी राणा सांगा युद्ध में कभी शत्रुओं को पीठ दिखाकर नहीं डरे। तो वही बात कहना चाहते हैं, पीड़ा को देखकर जो लोग डरे हुए हैं, बिना मरे ही वे लोग मरे हुए हैं। और अंत में मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ, जो युवाओं के लिए है। यदि तुम जिंदगी भर यदि तुम जिंदगी भर यूं ही रोते रहोगे, यदि तुम जिंदगी भर यूं ही रोते रहोगे, तो पास है जो भी तुम्हारे, उसको भी खोते रहोगे। अब सोचिए, कहाँ जरा से सूत्र वाक्य में मंत्र दे जाता है कवि। रमेश पोखरियाल निशंक जीवन जीने का मंत्र देते हैं कि अगर तुम जिंदगी पर यूं ही रोते रहोगे, जो तुम्हारे पास है उसको भी खोते रहोगे। इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों को आज आमंत्रित करता हूँ कि जीवन पथ में इस कविता सम्मेलन, कविता संग्रह की कविताओं पर हम चर्चा करें। और अंत में कवि की जीवन, जो लगातार एम्स में रहते हुए रमेश पोखरियाल ने दिखाई है। संघर्षों की पीड़ा है मुझ में, संघर्षों की पीड़ा है मुझ में, जो नव ऊर्जा भरती है। संघर्षों की पीड़ा है मुझ में, जो नव ऊर्जा भरती है। मैंने उसको जीवन माना, जिससे मौत भी डरती है। मैंने उसको जीवन माना, जिससे मौत भी डरती है। ऐसे जीवन के कवि, ऐसे सृजन के कवि, ऐसे संघर्षों को जीतने वाले कवि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के इस काव्य संकलन जीवन पथ में पर आज हम जो वार्ता कर रहे हैं, उस वार्ता के मैं दूसरे वक्ता डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, जो बावला कॉलेज में हाथरस में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उन्हें निमंत्रित कर रहा हूँ कि वे अपनी बात हम सबके सामने रखें। डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा। आइए राजेश जी। सभी को सादर प्रणाम। काव्य जीवन की प्रकृति भाषा का शब्दकोश, देश और काल की प्रकृति से जीवन प्रभावित रहता है। देश का भावी परिवर्तन अर्थात ऋतु चक्र की प्रगति लक्ष्यशील होती है, पर उसके आंतरिक प्रकृति का विशेषीकरण इतना सहज नहीं है। उनका परिवर्तन आंतरिक शक्ति का प्रतिबिंब घोषित करते हैं। जब कोई अनुभूति सामाजिक अनुभूति बन जाती है, तब उसका वास्तविक जीवन काल प्रारंभ होता है। यही अनुभूति लोक की विविध रागमयी प्रवृत्तियों के साथ तादात्म्य स्थापित कर स्थायी भाव का आलंबन ग्रहण करती है। कवि का कार्य ऐसे भावों को संगीत और लय के साथ जनता की चित्तवृत्तियों से तदाकार कराना होता है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी जीवन के सच्चे संघर्षशील व्यक्तित्व का सर्जन करने वाले कवि हैं। उनके काव्य में जीवन पथ की विस्तृत और विराट प्रतिध्वनियों का निरूपण है।
रमेश पोखरियाल निशंक जी का जीवन पथ में ऐसा कविता संग्रह है जिसमें अनुभूति की शाश्वत चेतना का संगायन है। जीवन के प्रति विश्वास, उत्साह, भाव प्रवणता की विचारधारा से ऐक्य रखने वाले डॉक्टर पोखरियाल जी देश प्रेम की मनोभूमि में विचरण करते हैं। परंपरा के प्रति आस्थावान होकर भी कवि के चिंतन मनन में दौर्दंड प्रताप का प्रवेग भासमान है। अंध परंपरा और रूढ़ियों का विच्छेदन करने को व्यग्र उनकी कार्यत्री प्रतिभा जीवन पथ के पथिकों को नव जागरण का शंखनाद करती है। लीक लीक तो कायर चलते, तुम वीर बनो, पथ को जानो, तोड़ सभी कारा के बंधन, तुम बात सुनो मेरी मानो। कहने का अभिप्राय है कि कवि में धन्य है। सर थोड़ा सा अपने कैमरे को थोड़ा पीछे करके बोलेंगे तो आप दिखेंगे भी और आपका वक्तव्य भी बेहतर तरीके से सुन पाएंगे लोग। परिहार करने के लिए कवि का भाव बोध जिजीविषा बोधक है। लोक जीवन में मानवता का विकास पथ अवरुद्ध है। सर्वत्र काल्पनिक घोषणाएं उद्गिरित होती हैं। डॉक्टर निशंक जी इन विरूपताओं को बड़ी सहजता से छीन लेते हैं। सिद्धांत और व्यवहार के पार्थक्य को स्पष्ट करते हुए उनके काव्य में अनुभवों की दीप्ति का स्वर घनीभूत होता है। उन्होंने कहा है, द्वंद्व है चारों दिशाओं में, हर व्यक्ति इतना पक चुका है, आक्रोश का बन चुका गोला, विस्फोट होना बस रुका है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि आक्रोश का बन चुका गोला, यह काव्य शास्त्रीय दृष्टि से विचारणीय है। सारोपा लक्षणा के साथ कवि की कथन वक्रता जहां सहजानुभूति से पाठकों को जीवन पथ के प्रति आस्थावान बनाती है, वहीं सांकेतिक शैली में सब कुछ बयां कर देती है। कवि निशंक के काव्य में सत्य, ईमानदारी और नैतिकता का प्रभाव सर्वत्र है। कल्पना लोक की वायवी विचारधारा कवि को प्रिय नहीं है। वे जीवन के चित्रकार हैं। धोखा शब्द पर्यावरण को चारों तरफ से अपने आगोश में लिए हुए है। अपनों के बीच धोखा खाना आज कोई नई बात नहीं है। कवि की व्यवस्था कविता विचारणीय है। भागना चाहता है तू, भागना चाहता है तू, पर भागेगा कहाँ? हर जगह धोखा है, बस धोखा है यहाँ। कवि के काव्य में उपदेश परक चारुता भी अभिव्यंजित हुई है। धैर्य, संकल्प, प्रवेग तथा त्वरा के सुयोग से संबंध पाता रहा है। इन मनोवेगों से रहित होकर व्यक्ति ह्रासोन्मुख बन जाता है। कवि ने कहा है, यदि तुम जिंदगी भर यों ही रोते रहोगे तो पास है जो भी तुम्हारे, उसको भी रोते रहोगे। अपराजय जिजीविषा से संयुक्त इन पंक्तियों का उत्साह बोध शाश्वत है, घनीभूत है और विस्तृत और विराट की भावभूमि से आच्छादित है। डॉक्टर ने संघर्षशीलता, जीवन के प्रति विश्वास, देशभक्ति, मानवता के स्वर्णिम आलोक का पथ दिखाई देता है। कवि का आशावाद इतना प्रबल है कि पाठकों को दुगुना ऊर्जा से रससिक्त कर देता है। अनुभवों की दीप्ति उनके काव्य की अप्रतिम विशेषता है। उनके काव्य में कर्मयोग और भाव योग की स्रोतस्विनी प्रभावान है। धन्यवाद। हाँ कहिए राजेश जी, कहते रहे। ये कैमरा कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसलिए कुछ डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुए हैं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ तकनीकी कारणों से इंटरनेट की प्रॉब्लम है।
मेरे कहने का आशय यह है कि भारतीय दार्शनिक अनुबंधों की जैसी विशद और विराट चेतना निशंक जी में है, वह समकालीन हिंदी कविता को गौरवान्वित करने वाली है और हिंदी कविता के स्वर्णिम विकास के लिए निशंक जी की कविताएं प्रेरक सिद्ध होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस संदर्भ में मेरा ध्यान छांदोग्य उपनिषद की ओर जा रहा है। नारद समस्त शास्त्रों का पारायण करने के बाद सनत कुमार के पास उपसन्न होते हैं और पूछते हैं संसार में श्रेष्ठ क्या है। सनत कुमार कहते हैं कि नाम श्रेष्ठ है, तुम नाम की उपासना करो। और वो कहते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उत्पाद ज्ञान, विधि ज्ञान, गणित ज्ञान इत्यादि समस्त ज्ञान नाम है। इसके बाद नारद पूछते हैं कि क्या नाम से भी कुछ श्रेष्ठ है, तो सनत कुमार वाक की महत्ता प्रतिपादित करते हैं, वाणी की महत्ता प्रतिपादित करते हैं। इसके बाद सनत कुमार से नारद पूछते हैं क्या वाणी से भी कुछ श्रेष्ठ है, तो वह कहते हैं कि वाणी से मन श्रेष्ठ है और मन के बाद में वे ध्यान को, चित्त को, स्मरण को, अन्न को, जल को और अंत में प्राण को सर्वश्रेष्ठ निरूपित करते हैं। तो मेरे कहने का आशय यह है कि भारतीय दार्शनिक अनुबंधों की शाश्वत ज्ञान चेतना को सहज सरल शब्दावली में निरूपित करने का श्रेय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की कविताओं को जाता है। उनके काव्य में ऊर्जा, उत्साह और जीवन पथ के कल्याण की आह्लादकारिणी प्रतिभा विद्यमान है। आधुनिक हिंदी कविता जो समकालीन हिंदी कविता के रूप में प्रभावमान है, डॉक्टर निशंक की कविताएं निसंदेह उनमें उत्प्रेरिका का कार्य करेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत सुंदर राजेश जी, बहुत अच्छा आपने अपने समय सीमा में डॉक्टर निशंक की कविताओं के विषय में कहा कि वो सचमुच अपने समय की समकालीन कविता को रेखांकित करती हुई वहाँ स्थान बनाने में सक्षम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा आप अपने इस आलेख को लिखित रूप में अगर सुनियोजित करके भेज सकेंगे तो हमें प्रसन्नता होगी। हम एक पुस्तक के रूप में भी इसको छापना चाहेंगे। अब मैं निमंत्रित कर रहा हूँ अपने बहुत प्रिय विद्यार्थी रहे लेकिन आज अखिल भारतीय बल्कि अखिल हिंदी साहित्य भारती के महामंत्री, अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री और गजल पर शोध कार्य करने वाले डॉक्टर अनिल शर्मा, जो रुड़की में मेरे ही साथ रहते हैं और यहाँ उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत है। डॉक्टर अनिल शर्मा को मैं निमंत्रित करता हूँ उनके वक्तव्य के लिए। डॉक्टर अनिल शर्मा, आइए। स्वागत है। आवाज नहीं आ रही है, उनसे कहिए माइक खोल लें, कृपया माइक खोलने की। आगे जी, अब माइक अब खुल जी गया। जी जी, धन्यवाद। परम श्रद्धेय गुरु जी डॉक्टर योगीनाथ शर्मा जी अरुण, मंच पर विराजमान सभी वक्तागण, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा
शुभा जी, शुभ्रा जी, आज मुझे गुरु जी का आदेश मिला। शुभदा मेरा नाम। हाँ, उसमें शुभदा जी जी क्षमा चाहता हूँ, शुभदा जी। और जब शुभदा जी अध्यक्षता कर रही है तो सब कुछ शुभ ही होने वाला है वास्तव में। तो गुरुदेव का मुझे आदेश मिला कि निशंक जी के काव्य संग्रह जीवन के पथ में चर्चा करनी है। आज अपने हिंदी साहित्य भारती जो हमारा संगठन जिसकी चर्चा गुरुजी ने की है, जिसके अध्यक्ष हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी हैं, आज पूरे देश में अपनी कार्यकारिणी की घोषणा हुई है। तो मैं भी देहरादून में गया हुआ था, वहां पर प्रेस क्लब में उसकी घोषणा हुई है। आज जिन निशंक जी के काव्य संग्रह पर हम चर्चा कर रहे हैं, वास्तव में उनकी लेखनी में, उनकी कहानियों में, उनके उपन्यासों में, उनकी काव्य कृतियों में वो सारा जीवन झलकता है जो उन्होंने जिया। एक शिक्षक के रूप में, एक समाजसेवी के रूप में, एक राजनीतिज्ञ के रूप में, समाज को नजदीक से जो उन्होंने देखा और जो उनकी अपनी सृजना शक्ति, जो उनकी अपनी संकल्पना है, उसके अनुसार निश्चित रूप से जीवन पथ में हम सबको एक पाथेय देता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। बहुत सारी परिस्थितियां इस समय विकट भी हैं और उन विकट परिस्थितियों में कहीं ना कहीं व्यक्ति निराश भी हो जाता है, लेकिन निश्चित रूप से डॉक्टर निशंक जी की जो काव्य कृतियां हैं, जो उनकी कविताएं हैं, वो हमें जीवन का संदेश देती हैं। उन्होंने छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से बड़े बड़े संदेश दिए हैं। जिस तरह से आज व्यक्ति तो पहले अपना एक क्रम होता था, रोटी कपड़ा और मकान, उसको उस क्रम को बदल करके आज दिखावे में विश्वास करने लगा है। एक समय था, गांव में कहावत थी कि बेटी के लिए वर देखने जाना है तो वहां पर बड़े बूढ़े कहा करते थे कि शाम को थाली में दिख जाएगा, और उसके अनुसार यानी कि घर खाता पीता है कि नहीं ये सोचा जाता था। लेकिन आज वो खाना दूर हो गया है। आज मकान और दूसरे वस्त्रों की चकाचौंध और ये सब चीज आडंबर जो दिखावा आ गया है, उस पर बहुत सुंदर लिखा है, अंदर से खोखले हैं वे जो बाहर दिखावा करते हैं, पुरुषार्थ युक्त व्यक्ति सदैव आडंबर से डरते हैं। वो आडंबर नहीं करते। जो व्यक्ति हैं जिनका व्यक्तित्व अपने आप दिख जाता है, लेकिन कुछ व्यक्ति उस व्यक्तित्व का प्रदर्शन करते रहते हैं, तब भी अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाते। निश्चित रूप से समाज ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर लेता है। आज व्यक्ति की व्यवस्था, मजबूरी जिस तरह से है, आज व्यक्ति अपने से भी भाग रहा है। परिवार में साथ बैठने का समय चला गया है, विश्वास टूट रहा है, और विकल्प तलाशने के बाद जो नया विकल्प जिसको वो ढूंढता है, वहां पर फिर वही अनुभव होता है, भागना चाहता है तू पर भागेगा कहां, हर जगह धोखा है, बस धोखा है यहाँ। और ये वास्तव में आज के समाज की वास्तविकता है, जिनको 4 पंक्तियों में निशंक जी ने यहाँ प्रस्तुत किया है। आज व्यक्ति द्वंद्व में, न जाने कौन सा तनाव उसके अंदर है, बता भी नहीं पाता है। आज बाहर से उसके चेहरे पर, उसके होठों पर मुस्कुराहट दिखती है, लेकिन उसके बाद भी वो लगता है कि अंदर से मर रहा है, अंदर से उसको कोई कुछ कचोट रहा है। द्वंद्व है चारों दिशाओं में, हर व्यक्ति इतना पक चुका है, आक्रोश का बन चुका गोला, विस्फोट होना बस रुका है। विस्फोट होना शेष है, न जाने कब हार्ट अटैक हो जाए, न जाने कब सांसें थम जाए। क्या है ऐसा, पैसे के पीछे आदमी भाग रहा है। आज संबंधों की संवेदनाएं खत्म हो गई हैं। परिवार में मिलकर के बैठ करके भोजन करते थे, सब साथ साथ बैठते थे, वो समय अब न जाने कहां चला गया है। निश्चित रूप से झूठे अहम का गुब्बारा बनकर के व्यक्ति घूम रहा है, और इसी कारण का है कि ये विस्फोट न जाने कब हो जाए। आदर्शवाद की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो दूसरों के लिए, व्यक्ति भाषण दे सकता है लेकिन उन चीजों को अपने पर लागू नहीं कर सकता है, वो सिर्फ औरों के लिए है। अनुकरणीय व्यवहार कहीं दिखता नहीं है। नव निर्माण से व्यक्ति डरता है, कुछ कर गुजरने के लिए हिम्मत नहीं है। बस दूसरे को कहा जाता है कि वो करे। फिर मैं एक कहावत पर जाऊंगा कि कहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में, लेकिन अपने आप में वो संकट लेना, अपने आप में वो जिम्मेदारी लेना, अपने आप वो उत्तरदायित्व लेना, वो भाव कहीं समाप्त हो रहा है। और इस कारण से ये कथित आदर्शवादी वाली जो कविता है वो अपने आप में सटीक बैठती है आज के समाज के ऊपर। मरे हुए लोग, एक छोटी सी कविता और है
और उसमें पीड़ा को देखकर जो लोग डरे हुए हैं, बिना मरे हो वे लोग मरे हुए हैं। वास्तव में केवल सांसों का थम जाना मरना नहीं है। जब व्यक्ति चरित्र से गिर जाता है तब मरता है। जब व्यक्ति मन से अपने आप को समाप्त कर देता है, उसके अंदर आशा समाप्त हो जाती है, निराशा का संचार होने लगता है, तो व्यक्ति तब मरने लगता है कि यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, नाम जीवन का नहीं फिर भी जिया करते हैं, और यूं तो मर जाते हैं मृत्यु से पहले भी हजारों, लेकिन जिंदगी उनकी है जो मरकर भी जिया करते हैं। ये भी साहित्यकार संदेश देते हैं। ये भी साहित्यकार संदेश देते हैं कि यूं तो बहुत सारे लोग जो है ना वो अंतिम श्वास की उम्मीद करते हैं, लेकिन उससे पहले ही मर चुके होते हैं। लेकिन ये कहा कि मरे हुए लोग जो है डरे हुए होते हैं, वो डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं कविता के माध्यम से उसमें डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने फिर वही उत्साह भरा है। उन्होंने अपने माध्यम से अपने व्यक्तित्व को वहां पर रखते हुए कहा कि काल से मैं नहीं डरता हूं, और वास्तव में छोटा जीवन भी अनुकरणीय हो जाता है। और बहुत सारे लोग सैकड़ों वर्ष की आयु को जीते हैं, लेकिन उसके बाद भी जीवन निरर्थक होता है, निरुद्देश्य होता है। मैं स्वयं उत्साह से भरा हूं, निज के लिए नहीं मरता हूं, काल स्वयं भी आ जाए मैं नहीं काल से डरता हूं। और ये संदेश वास्तव में आज की स्थिति में, जब लोग कहीं कोरोना का संकट है, कहीं दूसरी चीजें हैं, रोजगार छिन रहे, तो ऐसे में एक उत्साह का संचार करने वाला संदेश डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की कविता देती है। और वो कहते हैं कि मौत भी डरने लगती है जब व्यक्ति अपने अंदर आशा का संचार कर देता है। जब व्यक्ति अंदर से मजबूत हो जाता है तो फिर मौत की भी क्या हिम्मत है कि मौत भी आ जाए। संघर्षों की पीड़ा है मुझ में जो नव ऊर्जा भरती है, मैंने उसको जीवन माना जिससे मौत भी डरती है। ऐसा जीवन जीने का संदेश रमेश पोखरियाल निशंक जी देते हैं। मानवता का दृष्टिकोण क्या है? इंसानियत के लिए हम कहा करते थे कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है, मानवता सबसे बड़ा धर्म होता है। और वही मानवता के कारण भारतीय संस्कृति में हमने कहा अयम निज प्रवृत्ति गणना लघु तेषाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। वो वसुधैव कुटुंबकम थोड़ा सा कैमरे को नीचे की तरफ टिल्ट कर लीजिए। हाँ, ये ठीक है सर, ये पोजीशन। तो वो वसुधैव कुटुंबकम की हमारी परंपरा, वो हमारी खाती, हमारी संस्कृति का मूल भाव आज वो न जाने कहां चला गया है। और मुझे पता नहीं कौन है दुश्मन, किससे प्यार रहा मेरा, ये तेरा मेरा सब मिथ्या, कण कण में है मेरा डेरा। कण कण में हमारा संबंध व्याप्त है। ये जातियां, ये धर्म, ये रीति रिवाज, ये परंपराएं, ये भाषाएं, ये सब अलग हो जाती हैं, और उससे पहले एक मानव है, एक इंसान है। और इंसान के रूप में वो सबसे बड़ा धर्म हमारा होता है कि किसी को छेड़कर शैतान बनना, किसी को मारकर हैवान बनना, अगर यही इंसानियत है तो लानत है तेरा इंसान बनना, ये कहा जाता है। और वो मानव दृष्टिकोण हमारे अंदर चाहिए। आज पैसे के पीछे आदमी भाग रहा है, व्यक्ति धन के पीछे भागते हुए संबंधों को छोड़ रहा है, संबंधों को भूल रहा है, परिवार टूट रहे हैं, समाज में टूटन आ रही है। लेकिन वो पैसा काम नहीं आएगा, वो पैसा शांति नहीं देगा, वो पैसा चैन नहीं देगा, वो रात की नींद हराम कर देगा, क्योंकि वो गलत ढंग से कमाया हुआ है। यदि हम अपने तुमने पैसे की खातिर अपना सब कुछ खो दिया, अपना जमीर खो दिया, स्वाभिमान खो दिया, अपना सब कुछ खो दिया, क्योंकि ये पैसा ही तुम्हारा सब कुछ हो गया। और जब पैसा सब कुछ हो जाता है तो संबंध खत्म हो जाते हैं, संबंध टूट जाते हैं, व्यक्ति अकेला बन जाता है। और फिर उस सोने की चट्टान पर बैठ करके जब अकेला, फिर जब कोई साथ नहीं आता और दुख के क्षण आते हैं, तब उसे लगता है कि मैंने सारा समय ऐसे ही गंवा दिया। तुम्हारी चाह एक बहुत सुंदर कविता है। चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि मेरी चाह है कुछ कर दिखाने की। कुछ कर दिखाने की जब जिजीविषा होती है, जब संकल्प होता है, आत्मविश्वास होता है, तो वह बहुत सारे शत्रु होते हैं। वो समय समय पर बहुत सारी रुकावटें पैदा करते हैं, व्यवधान पैदा करते हैं। लेकिन निशंक जी कहते हैं कि मैं कुछ कर दिखाने के लिए बना हूं, तुम्हारे सारे जालों से मैं निकल जाऊंगा, तुम्हारी सारी रुकावटों से मैं पार होकर के जाऊंगा और कुछ कर दिखा करके ही दम लूंगा। ऐसी निशंक जी की लेखनी सुंदर लिखती है। विभ्रम की स्थिति है, केवल अपनी श्रेष्ठता साबित करना मूर्खता है। और वो अहंकारी व्यक्ति को उसका अहंकार समाप्त करने के कई बार अवसर भी देता है और फिर अंततः उसको समाप्त भी कर देता है। और ये उनके हाथ में होता है कि राई से पर्वत करे पर्वत राई माही। यहाँ पर भी यही कहा कि तुम्हारा ये मानना कि मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं है, मेरा जो निर्णय है बस वही सही है, ऐसा मानना ठीक नहीं है। सबकी सुननी चाहिए, निर्णय आप अलग लग सकते हैं, लेकिन मैं ही सही हूँ, ऐसा गलत है। रूढ़िवादिताओं पर आक्रमण उन्होंने एक छोटी सी कविता के माध्यम से किया है। तोड़ सको तो तोड़ो बंधन जो तुमको जकड़े हैं,
कर्म करो वह कारा तोड़ो जो तुमको पकड़े हैं। ऐसी रूढ़िवादिताओं को छोड़ करके हम आगे बढ़े। मदद कोई नहीं करेगा। आज की दुनिया ऐसी है कि आप उनके सामने रोएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अपने अंदर के संकल्प को, अपने अंदर की आशा को जीवित करने के बाद में आगे बढ़ो और उन लोगों को दिखाओ कि मैं कुछ करने वाला हूं। और अभी थोड़ी देर पहले गुरुजी ने भी उनकी वो पंक्तियां कही थी, लीक लीक पर चलता कि कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पग चिन्ह बनाता है, पग चिन्ह बनाने वाला ही दुनिया में पूजा जाता है। अकेले भी बढ़ना पड़ेगा तो बढ़ेंगे। ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। और ये कहा कि तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकेगा और कभी नहीं, क्योंकि तुम स्वयं की मदद नहीं कर सकते हो। तुम रो तो सकते हो चिल्ला चिल्ला कर, किंतु अपना त्रास नहीं हर सकते हो। अपना त्रास हरिए, औरों को त्रास हरिए, रोने से कोई लाभ नहीं है। पहचान रहा हूं, मैं तुम्हें पहचानने में भूल नहीं कर सकता हूं। खाई चाहे जितनी खोदो उसको भी भर सकता हूं। कितनी बड़ी बात कही है। तुम मेरे लिए खाई खोदोगे, मैं उसको भी भरूंगा। ये प्रेम का संदेश दे रहे हैं कि बदला किस तरह लिया जाता है बदला दूंगा। मैं तो एक फूल हूं, जीना उन्हें सिखला दूंगा। तोड़ लेने दो और मसल देने दो उन्हें, जिस हाथ ने मसला है उसी हाथ को महका दूंगा। ये संदेश दे रहे हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी कि जितनी खोदो खाई उसको भी मैं भर सकता हूं। बहुत बड़ा संकल्प, ये बहुत बड़ी सोच होती है। अगर साहित्यकार की, कवि की ये सोच है तो निश्चित रूप से वो साहित्य समाज का मार्गदर्शन करता है, वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। व्यक्ति अंदर से कुछ और हो गया है, बाहर से कुछ और हो गया है। और ये मन से काले, उनकी कविता, सूरत से तो श्वेत छटा पर मन से तुम काले हो, बातें करते चिकनी चुपड़ी डंक हजारे पाले हो। इस तरह मेरा समय लगभग होने जा रहा है। गुरु जी का आदेश हो गया है। समय परिवर्तन की कविता यह है, कर्म न जाना है, जीवन शक्ति का संचार फूंकती हुई कविताएं और बहुत सारा। जीवन के पथ में इस पुस्तक में बहुत कुछ कहा जा सकता है, घंटों चर्चा की जा सकती है, लेकिन समय की अपनी सीमा है। मैंने डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को बहुत नजदीक से देखा है, उनको उनके व्यवहार को जाना है, राजनीतिक क्षेत्र में भी उनके साथ काम किया है। एक ऐसा अद्भुत व्यक्ति जब साहित्यकार के रूप में अपनी कलम चलाता है तो वास्तव में कलम धन्य हो जाती है और श्रोताओं के लिए, पाठकों के लिए संदेश मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनिल शर्मा। और अब हम उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां हमें हिमालय के दर्शन हुए हैं। डॉक्टर शुभदा जी, सचमुच आप शुभ देने वाली हैं। और मेवाड़ विश्वविद्यालय में संभवतः कोटा से आपके कुलपति गए थे वहां। जी कोटा विश्वविद्यालय जो वर्तमान महावीर विश्वविद्यालय था, वहां से संभवतः जी, आपके जी। कुलपति गए थे। मेरे मित्र रहे हैं, अब मुझे पता नहीं। तो मैं निमंत्रित कर रहा हूं आज की इस वार्ता की अध्यक्षता करने वाली हमारी बहन साहित्य सेवी प्रोफेसर डॉक्टर शुभदा पांडे जी को कि वे आज के अपने अध्यक्षीय संबोधन से हम सभी को अलंकृत करें, हम सभी को अनुग्रहित करें। डॉक्टर शुभदा पांडे। सबसे पहले आज की इस पावन संध्या पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। अपने को अनम्यूट कर लीजिए। कहाँ आ रही? नहीं आ रही। अच्छा भाई, आवाज आ रही है? अभी नहीं आई। आवाज तो आनी चाहिए, आएगी। सबसे पहले मैं आज की इस पावन संध्या को धन्य समझती हूँ कि इस मशीनीकरण के माध्यम से ही मुझे अनेक विद्वत जनों के साथ एक शाम बिताने को मिली। क्योंकि पिछले दिनों से हम जिस त्रासदी से गुजर रहे थे, हमारे आपके सबके जीवन से ऐसी संध्याएं लगभग समाप्त हो चुकी थीं और अब फिर हम लोग धीरे धीरे अपने कटे हुए पंखों से, डहनों से उड़ने की, उड़ान भरने की सोच रहे हैं। तो सबको नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। और इतनी बढ़िया ये शाम और ये संयोजन है जिसके बारे में जितना ही कहा जाए उतना ही कम है। कविताएं भी छोटी, लोग भी कम, ताकि चर्चा का, वार्ता का अवसर अधिक से अधिक मिले। कवि निशंक का मन ही मन अभिनंदन करें, जिन्होंने इतनी सुंदर और सशक्त कृति हम सब के समक्ष, समाज के समक्ष दी है। काश वो भी इस
बैठक में होते, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी सारी संवेदना में हमारे हार्दिक अभिनंदन और अभिवादन करती हूँ, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से, बड़े अच्छे तरीके से इस बैठक की, इस संध्या की भूमिका बांधी। मैं शुरू से अंत तक मुझे सब कुछ सुनाई भी दिया और बड़े मनोयोग से मैं सुन रही थी, क्योंकि बातें ही कुछ ऐसी थी। योगेंद्र शर्मा जी की भूमिका के संदर्भ में मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अब मैं सबसे पहले इस कृति के, इस पुस्तक के शीर्षक पर चलती हूँ। कवि ने अपने कृति का नाम ही रखा है जीवन पथ में। अपने आप में ये कई दृष्टिकोण, कई आयाम बिखेरती है। पथ अपने आप में एक गति है, सुमति है और एक जिसके पास चलने की शक्ति है, उसे कांटों उन्होंने इसको समर्पित किया है देश के युवा पीढ़ी के नाम। मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी, क्योंकि वो जिन युवाओं से जुड़ना चाहते हैं, व्यक्ति जिससे संबंध होना चाहता है, उसी की भावनाएं हमारे हृदय में समाहित हो जाती है। अगर वे युवाओं से जुड़ने के लिए दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि राष्ट्रीय अस्मिता की कविताएं इसमें संबद्ध हैं, जिसमें उन्होंने जो भी बात कहनी चाहिए है वो कहीं ना कहीं युवाओं को उत्प्रेरित करती है। जब हमारे देश में युवाओं की बात उठती है तो हमें युवा दिवस याद आता है, और युवा दिवस की याद आते ही हमको स्वामी विवेकानंद याद आते हैं, क्योंकि 12 जनवरी जो कि युवा ऐसा युवक बनाना चाहते हैं जो वर्षों बाद हमारे देश को, हमारी समृद्धि को, हमारी पुरातनता को एक नवीकरण में ला करके विश्व में अपना एक मानदंड स्थापित करे। कवि ने निश्चित रूप से इन्हीं भावनाओं से उत्प्रेरित होकर के अपनी ये बात कही होगी। इसी प्रसंग में मुझे नरेंद्र कोहली का उपन्यास, जो उन्होंने नरेंद्र ना जीवन में, हमारे संबंध में, हमारे अस्तित्व में कोई बंधन है, हमें बंधन ही तोड़ने होते हैं। और बंधन तोड़ने पर मुझे मुझे अपनी बात मैं रखना चाहूंगी कि बूंद था सदी हो गया, मैं बदल कर सदी हो गया। मित्रों, कवि ने तोड़ सको तो तोड़ो बंधन जो तुमको जकड़े हैं, कर्म करो वह कारा तोड़ो जो तुमको पकड़े हैं। इन तोड़ने वाली चीजों में वो सभी कुछ है जो हमें आज हमारे विशाल हृदय को लघु बनाने के लिए संकल्पित है। हम कहीं ना कहीं किन्हीं बिंदुओं पर दिनों दिन लघुतर होते जा रहे हैं। ये हमारे संकुचन की जो प्रणाली है, ये हमको विस्तृत और बृहद बनने से रोक रही है। और निशंक जी ये आह्वान करते हैं
कि हमें उस कारा से, उस जकड़न से, उस क्षुद्र भावना से हमको निकलना है, हटना है, दौड़ना है, भागना है। आगे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि मृत्यु से डरने वाला सफलता नहीं पा सकता। उनकी ये पंक्तियां जब मैं पढ़ी तो मुझे याद आ गया, एक बहुत अच्छी पंक्तियां याद आ गई कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे परंतु यूं मरे कि याद जो करें सभी, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए। और मृत्यु के इस चैलेंज में वे सफल भी हुए और उन्होंने अपने ही लोगों के बीच आज स्वयं में मैं दर्शन भी अपने को है और जो था को है जिसका क्या कहूं मैं उस कथा को। इन जीवन फूलों की सेज नहीं, यह संघर्षों की ज्वाला है। अमृत उसको ही मिलता है पाता जो विष का प्याला, पीता जो विष का प्याला है। उन्होंने अपनी एक और कविता में लिखा है कि पीड़ा को देखकर जो लोग डरे हुए हैं, पीड़ा को देखकर जो लोग डरे हुए हैं, क्या था। और ये पंक्तियां वास्तव में आदमी देखिए आज शरीर जिंदा है, एक तरह से देखिए तो हम सभी मरे हुए घूम रहे हैं, मरे हुए लोगों की शरीर यहाँ घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि आदमी के जीवित होने के जो प्रमाण है, करुणा, दया, सहानुभूति, प्रेम, वात्सल्य, ये सब कुछ पराया समापन की कगार पर है। मित्रों, ये बात याद करते, परोपकार की बात याद करते हुए मुझे एक पंक्तियां याद आती हैं। अष्टादशसु पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्। अष्टादशसु पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। पापाय परपीडनम्। बहुत सुंदर उन्होंने बात लिखी है। राजेश जी ने बहुत अच्छी अपने वक्तव्य रखा, उनके प्रति भी मैं बहुत प्रासंगिकता को खोजा, पौराणिक चित्रण को खोजा और अपने समय की सजीव चित्रण है ये कृति, ये कहते हुए उस कृति का सम्मान किया। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे लहजे में उन्होंने अपनी बात रखी। और डॉक्टर अनिल, आपने भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से
इस कृति को, जिसका नाम है जीवन के पथ में, संजोया पिरोया। सचमुच आज के समाज को उन्होंने छोटे छोटे बंधों में उतारने की कोशिश की है। आपने गांव की कहावत भी सुनाई कि बेटी के लिए वर खोजने में घर का पता शाम के भोजन से चल जाएगा। बड़ी अच्छी बात कही। ये सभी बातें बड़ी अनुकूल और बड़ी प्रासंगिक लगी। बदलते हुए मूल्यों के ऊपर भी आपने चिंता जताई। स्वाभाविक है, हमने कुछ पाया या नहीं इसका मूल्यांकन तो होता रहे, इसके लिए सचेत भाग दौड़ से बचे, हम अपने पुराने जमाने में लौट आए। रिश्तेदारों से हमने फोन पर बातें की, कुशलता पूछी, फिर हम हाथ मिलाने के बदले प्रणाम करने लगे। ये एक बीमारी ने हमको इतना कुछ पाठ पढ़ाया। तो बदलते हुए मूल्यों की चिंता उन्होंने की। अनिल शर्मा जी ने, डॉक्टर अनिल शर्मा जी ने परिवार का टूटना, आर्थिक असंतुलन, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कविता से ही लेकर के कि जितनी खोदो खाई। ये उस कविता की पंक्तियां थी। इस पर मुझे कबीर याद आए। कबीर ने लिखा है कि जो तो फूल है वो है की कविताओं को चित्रित करते हुए बहुत अच्छी अच्छी बातें उभर कर आई। तुमने पैसे की खातिर अपना सब कुछ खो दिया। इन पंक्तियों को कई लोगों ने उद्धृत किया है। मुझे भी ये पंक्तियां बहुत अच्छी लगी कि तुमने पैसों की खातिर अपना सब कुछ खो दिया, क्योंकि ये पैसा ही तुम्हारा सब कुछ हो गया। सब कुछ हो गया। दुर्भाग्य यही है, पैसों के पीछे हम ऐसे पड़ गए। एक मेरी ही गजल की एक पंक्ति देखिएगा, एक शेर देखिएगा कि पैसों का कैसा ऐसा चलन हो गया। पैसों का कैसा ऐसा चलन, चलो तो कैसा चलन इन सभी आमंत्रित अतिथियों का पुनः पुनः हृदय से अभिनंदन करती हूँ। प्रोजेक्ट स्याही ब्लू और मुझे बुलाने वाले अनंत प्रकाशन वालों, इन सब का मैं हृदय से आभार मानती हूँ। और तीनों विद्वत जनों बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर शुभदा पांडे जी। आपके अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए हम आपके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आज की ये वार्ता तभी पूरी होगी जब मैं डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार जी को वापस उनकी ये संचालन की जिम्मेदारी दे दूंगा। मैं आज बीच में इसलिए चला आया कि मुझे कहना था कि कविता के बारे में और निशंक जी के बारे में मैं संभवतः आप लोगों से कुछ अधिक कह सकता हूं, क्योंकि मैं कुछ अधिक जानता भी हूं। इसीलिए मैंने आज अपने लिए मुख्य वक्ता की जिम्मेदारी स्वयं चुन ली थी। मैं तो विनम्र सेवक हूं हिंदी साहित्य का और आप सबका। आप सब आते हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। डॉक्टर अनिरुद्ध जी, अब आप सबका आभार व्यक्त करेंगे। डॉक्टर अनिरुद्ध। गुरुजी, सबका आभार आप व्यक्त करेंगे। जी, मैं आप सभी लोगों का इस रविवारीय पुस्तक वार्ता जो स्याही ब्लू और हिमालय विरासत ट्रस्ट के सहयोग से चलता है, उसमें भाग लेने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और अगली श्रृंखला में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।